हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली जीनोम के बारे में। वैसे तो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट उनमें सिर्फ 2 ऑर्गेनेलीज ऐसी है जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। उनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी है क्लोरोप्लास्ट। अब सवाल ये उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि इसमें इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो इस सवाल का जवाब छुपा है इनके ओरिजिन की स्टोरी में। तो अभी मैं आपको इनके ओरिजिन की स्टोरी बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। हुआ ये कि बहुत साल पहले, लाइक बिलियन ईयर्स अगो, किसी एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल ने, ये एनारोबिक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था जिसने कि एक अल्फ़ा प्रोटोबैक्टीरियम को एनगल्फ कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, बहुत सारे अल्फ़ा प्रोटोबैक्टीरियम थे सराउंडिंग में। उसने उनको खाना चालू कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि ये इसको डाइजेस्ट कर लेता और बस अपने लिए एनर्जी बना लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि इस प्रोटोबैक्टीरियम ने इस बड़े प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से ओवर द टाइम जब ये एवोल्यूशन हुआ तो ये आज के दौर में जिसे हम एनिमल सेल कहते हैं उसमें एज अ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये तो बना माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एक और ख़ास बात ये है कि जब ये प्रोटोबैक्टीरियम था तब ये यूनिसेल्यूलर था, लेकिन जब जब आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो है वो उसमें डबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डबल है, सॉरी यूनिसेल्यूलर नहीं, उसमें सेल मेम्ब्रेन सिंगल थी। अब जब उसको ऑब्जर्व करते हैं एज अ माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें 2 मेम्ब्रेन है, उस ऑर्गेनेली की 2 मेम्ब्रेन है। वो 2 मेम्ब्रेन किस वजह से आई? अब यहाँ जब आप देखेंगे, जब भी एंडोसाइटोसिस होती है तो एक मेम्ब्रेन तो उसकी खुद की है, दूसरी मेम्ब्रेन जब वेसिकल फॉर्मेशन होती है, जब बड़ा सेल ने उसको एनगल्फ किया तो एक मेम्ब्रेन सराउंड में बनी जिससे उसने वेसिकल की फॉर्मेशन में उसको एनगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो दूसरी मेम्ब्रेन जो बनी वो वेसिकल की बनी। तो ये भी एक तरह से एविडेंस है कि इस तरह से हुआ होगा, उत्पत्ति इस तरह से हुई होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब दूसरे इवेंट में क्या हुआ, दूसरा एक एंडोसाइटोसिस इवेंट हुआ। उसमें क्या हुआ कि उस सेल ने साइनोबैक्टीरियम को एनगल्फ कर लिया। साइनोबैक्टीरियम और अल्फा प्रोटोबैक्टीरियम की 2 प्रॉपर्टीज़ है। अल्फा प्रोटोबैक्टीरियम क्या कर सकता है कि ये एरोबिक कंडीशन में एटीपी बना सकता है, मतलब इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो जब दूसरा इवेंट हुआ एंडोसाइटोसिस का, तो इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया को इसने एनगल्फ कर लिया। वो आगे जाके ओवर द टाइम एवोल्यूशन से क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो गए। तो अब क्लोरोप्लास्ट, जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आ गए, वो बन गया आपका प्लांट सेल, और जिस सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है वो बन गया आपका एनिमल सेल। अब हम 1 बाय 1 दोनों जीनोम्स के बारे में देखते हैं। पहले देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है दोनों ही बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरियम से बने हैं। तो इनका जीनोम जो है वो सिमिलर होना चाहिए बैक्टीरियाज की तरह। वही हम देखते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो डीएनए है, एक तो वो सर्कुलर है और दूसरा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, और दूसरा उसका साइज जो है वो स्मॉल है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का साइज 15 to
17 KB है। ये ह्यूमंस की बात बोल रहा हूँ मैं। कुछ एनिमल सेल्स या फिर प्लांट सेल्स में इसका साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 370 KB का है। अरेबिडोप्सिस थैलियाना में इसका साइज़। और कुछ और यहाँ देखिए होमोसेपियंस में जो ह्यूमन में देखा है हमने वो 16.5 है, अराउंड 17 KB के अराउंड है। तो ये वेरी कर सकता है सेल्स के ऊपर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कोड है वो यूनिवर्सल कोड से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजीए जो यूनिवर्सल कोड में स्टॉप कोडॉन के लिए एनकोड करता है, वहीं वो वहाँ पे ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। वहीं एजीए और एजीजी जो आर्जिनिन को कोड करते हैं, वो स्टॉप कोडॉन को एनकोड करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। और एयूए जहाँ आइसोल्यूसिन को कोड करता है, वहाँ ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मिथ्योनिन को कोड करता है। इसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो स्टॉप कोडॉन्स हैं वो 4 होते हैं। जो हमारे यूनिवर्सल कोड है उसमें 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 4 होते हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है जीन्स। कितने जीन्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जीन जो डीएनए है वो एनकोड करता है 37 जीन्स को। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो जीन्स है जीन्स जो है वो है 37 जीन्स टोटल, जिसमें कि प्रोटीन्स के लिए 13 जीन्स है, आरआरएनए के लिए 2 जीन है और टीआरएनए के लिए 22 जीन्स है। और जो ये प्रोटीन बनाता है वो मोस्टली प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जैसे कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम बी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 2 3, ये सारे जितने भी एंजाइम्स है उनको एनकोड करता है। उनके लिए जो प्रोटीन बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। उनके लिए ये 13 जीन्स कोड करते हैं। यहाँ एक स्नैपशॉट भी है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये मेंशन है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बी डिफरेंट है, एटीपीएस सब यूनिट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 3। ये यीस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्नैपशॉट है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और डिफरेंट कोई लार्जर सब यूनिट राइबोसोमल और डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन्स के लिए भी ये एनकोड करता है। तो ये तो था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट जीनोम के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जीनोम भी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की तरह उसके एंसेस्टर प्रोकैरियोट्स की तरह ही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ देखिए जीनोम की प्रॉपर्टीज़ है, क्लोरोप्लास्ट जीनोम की प्रॉपर्टीज़। उसमें जीनोम साइज जो है लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया 100 to 120 KB का होता है और उसमें 150 जीन्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 150 जीन्स होते हैं उसके जीनोम में। इसका जीनोम साइज वेरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज टू प्लांट स्पीशीज। यहाँ पे जैसे मेंशन किया है, कुछ प्रोटिस्ट में 143 होता है, एल्गी में 150 होता है, लिवरवर्ट्स में 121 KB और निकोशियाना टोबैकम जो कि टोबैको प्लांट है उसमें 155 के अराउंड है।
और जो जितने भी मोस्टली जीन्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए में, वो एनकोड करते हैं जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। अराउंड 50 प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, अराउंड 50 प्रोटीन्स को कोड करता है क्लोरोप्लास्ट का जीनोम। उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का जीनोम एनकोड करता है 3 आरआरएनए के लिए, जो कि आरआरएनए आपको पता है 70s आरआरएनए की जो सब यूनिट्स होती हैं 23S, 16S और 5S, इसको एनकोड करता है। 27 to 31 टीआरएनएस, जितने भी टीआरएनएस इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटीन्स के लिए। टीआरएनए का काम आपको पता है कि वो अमाइनो एसिड को लेके आते हैं प्रोटीन्स जब बनती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो जितने भी टीआरएनए यूज़ होते हैं सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट जीनोम खुद एनकोड करता है। और 40 राइबोसोमल प्रोटीन्स जो राइबोसोम बनाती है, राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं मिलके, उन प्रोटीन को भी ये क्लोरोप्लास्ट जीनोम ही एनकोड करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम जो मोस्टली जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। रुबिस्को की 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम अपने आप एनकोड करता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको वो न्यूक्लियस से इंपोर्ट करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लार्जर सब यूनिट ऑफ रुबिस्को वो क्लोरोप्लास्ट जीनोम खुद एनकोड करता है। यहाँ पे कुछ और नंबर ऑफ जीन्स भी दी हुई है, इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो कि कौन कौन सी जीन्स के लिए एनकोड करता है क्लोरोप्लास्ट जीनोम। अब नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है इनकी इनहेरिटेंस। जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और क्लोरोप्लास्ट जीनोम है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मैटरनली इनहेरिटेड होते हैं, मतलब मदर से जाते हैं, मदर सेल से इसका इनहेरिटेंस होता है। तो कोई भी अगर डिजीज़ होती है या फिर कोई भी डिजीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में म्यूटेशन की वजह से हो गई या फिर क्लोरोप्लास्ट के जीनोम की म्यूटेशन की वजह से हो गई, तो वो अगर इवन इफ़ मेल पेरेंट डजेंट हैव एनी डिजीज़, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ आएगी, क्योंकि ये मैटरनली इनहेरिटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम तो ऑलमोस्ट पूरा ही मैटरनली इनहेरिटेड होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जीनोम कुछ यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब होता है कि वो मैटरनली भी हो सकता है और पैटर्नली भी हो सकता है, और कुछ बाई पेरेंटल होता है, मतलब उसमें कुछ दोनों पेरेंट से भी, दोनों पेरेंट की भी उसकी इनहेरिटेंस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। प्लांट्स में ऐसा देखा गया है। बट अगर क्वेश्चन आता है तो इसका क्वेश्चन मैटरनली इनहेरिटेंस ही होगा। इफ़ देयर आर लाइक 3-4 ऑप्शंस और उसमें मैटरनली इनहेरिटेड लिखा होगा, तो मोस्ट जो एक्यूरेट आंसर होगा वो मैटरनली इनहेरिटेड ही होगा। अब हम देखेंगे कुछ कंक्लूजन जो ऑर्गेनिक जीनोम में, मतलब कुछ भी कंपैरिजन करेंगे इनका। वो ये एक स्नैपशॉट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे कि जीनोम कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यस, यूकैरियोटिक जीनोम में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इन सभी में होता है। और इसमें जो है सर्कुलर डीएनए यूकैरियोट सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल और यू बैक्टीरियल और क्लोरोप्लास्ट में होता है। यू बैक्टीरियल, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट है। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में है, इसमें साइज़ के बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 5' कैपिंग या फिर पॉली ए टेल एडिशन, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं जब रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन आगे बताऊंगा तो उसमें मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको आप एज अ स्नैपशॉट अभी रख सकते हैं, बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किसमें क्या चीज़ होता है। जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो वो कैसे डी लूप फॉर्म करता है, कैसे उसमें हैवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे आएगी। तो इस पर मैं अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा, तो आप इसका बस एज अ स्नैपशॉट अभी रख सकते हैं। तो आज के लिए ऑर्गेनेली जीनोम में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।